दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत और इस प्यारी सी सुबह आप सबका। और जो लोग यूके प्रश्न कर जिनका पेपर 30 तारीख को है, वो इस बहुत अच्छे को तो बिना किसी देरी के विदाउट हेजिटेशन टाइम मैं ये बुकलेट जो मेरे पास है दोस्तों, बुकलेट का नाम है सेट ए सम पेपर और ये है पूरा समय। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके पर आपको बता दें कि बिना किसी देरी के प्रश्नों के उत्तर आपकी तरफ। कि पहला प्रश्न बड़ा आसान था और आसानी से आप समझ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन फॉर्म ए ट्रायंगल। इसका मीनिंग समझिएगा क्या मतलब है। इनमें से कौन सी त्रिभुजों का निर्माण कर सकते हैं। और ये मैंने बहुत आपको समझाया है कि किसी भी त्रिभुज के निर्माण का और दो छोटी भुजाओं का टोटल बड़ी भुजा बड़ा होना चाहिए, ये ट्रायंगल पॉसिबल है ना। कि दो छोटी ए और बी छोटी भुजा है, सी बड़ी भुजा। तो दो छोटी भुजाओं का टोटल अगर बड़ी भुजा है उनसे बड़ा हो जाएगा तो त्रिभुज नहीं बन सकता। यहाँ पर देखें तो 2 + 3 और 6 है, छोटी दो और 3 है ना, तो ये 5 छोटा होता है 6 से, तो ट्रायंगल नहीं। बी को देखें तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 इज ये बड़ा होता है 6, यही प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इजीली हैंडल हो गया सवाल? एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो। सवाल में कोई दिक्कत नहीं है और आप सब लोग सेशन को लाइक जरूर कर दें। पूजा कन्हैया वेलकम। एक सवाल क्वेश्चन नंबर 92 आपके समक्ष था। ये लोग बेस लोग रूट बेस टू ए लोग रूट एट बी बोल सकते। अब देखो इसका वैल्यू बताना। क्या अगर आपको छोटी सी बात पता है ना क्या, कि लॉग बेस आप कैसे लोग बेस पी, अगर लॉग में वैल्यू बेस की और उस जो वैल्यू को डाल रहे हैं दोनों सेम हो जाती हैं तो उसका वैल्यू वन बन जाता है, जानते भी होंगे। तो ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं लोग रूट का है ना, इस क्या हम कर सकते हैं, प्रॉब्लम थोड़ी है। अब देखो रूट बेस जब हट गया तो क्या बचा, राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर की बहुत बढ़िया कन्हैया। पेपर का हाँ पूछा, पेपर का लेवल यही रहने वाला है, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा और बाकी पेपर का लेवल ज्यादा नहीं बढ़ेगा ऐसा। तो 2021 का तो और भी आसान है पर सवाल। तीन त्रिभुज की तीन माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑल थ्री ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड व्हाट। सवाल आपके समझ। और आपको बता दें क्योंकि मैं थोड़ा तेजी से बताऊंगा, आपको बता दें सबसे पहले बनता है केंद्रक जो माध्यिकाओं के निर्माण से। त्रिभुज की माध्यिका अगर का इंटरसेक्शन, लंब केंद्र बनता है लंब के इंटरसेक्शन, अंतः केंद्र बनता है कोणों के अर्धक बाइसेक्टर लेंगे, और परिकेंद्र बनता है लंबार्ध जो लंबार्धक है। दैट क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए और डरने की जरूरत नहीं है। पूजा जी बहुत आसान पेपर मिलेगा, डोंट वरी, पेपर आराम से हो जाए क्लियर। तो देखो अगर मैं आपको बताने की बात समझने की कोशिश, केंद्र कौन, ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में त्रिभुज है ना। त्रिभुज की माध्यिकाएं कौन सी होती है समझ लो। माध्यिकाओं का मतलब होता है कि सीधे सामने वाली भुजा पर खींच दिखा जो सामने दो भागों में तोड़ देती है, उसको माध्यिका कहते हैं। इस माध्यिका के इंटरसेक्शन पॉइंट से बना कौन का केंद्र, सेंट्रॉइड, गुरुत्व केंद्र भी इसको बोलते हैं। बात करते हैं अंतः केंद्र, तो अंतः केंद्र में एक ट्रायंगल आपको ऐसे दिया, इसमें तीन एंगल, तीनों एंगल के अर्धकोश के यहां से आधा कर, कोणों का अर्धक जब होगा तो बनने वाला लंब केंद्र का मतलब क्या होता है। लंब केंद्र का मतलब देता हूं, लंब केंद्र का मतलब होता है कि किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचे 90 डिग्री, वो सिर्फ कोण बनाएगा सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री।
ट्राई आएगा उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को आप कहेंगे, और जबकि जो परिकेंद्र बनता है वो बनता है लंबा अर्धकोश। आपने एक ट्रायंगल ऐसा बना और आपको कोई मतलब नहीं है कि वो क्या करे, बस आपको ये देखना है कि इस वाली भुजा को, जो जिसको आप देख रहे हैं, इस वाली भुजा को वो आधा करे 90 डिग्री से भी काटे, कोई प्रश्न से जाए या ना जाए, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ऐसे केंद्र आपको पता होगा, तीनों चारों केंद्र के बारे में, त्रिकोणमिति केंद्र। एक रेलगाड़ी 800 मीटर तथा 400 मीटर के दो पुलों को क्रमशः 2 सेकंड और 60 सेकंड पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई की, जिनको रेलगाड़ी संबंधित सवालों में प्रॉब्लम है या जिनको टाइम सेंस में प्रॉब्लम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहां पर उनको पढ़ सकते हैं, और बड़ी आसान तरीके, ठीक है ना। तो सवाल देखेंगे क्या मिलता है आपके समक्ष। अब देखो, ये आप सब जानते हैं। बात करूं तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये हमारी रेल है ना, ऐसे, और ये हमारा एक पुल। तो रेलगाड़ी इस पुल को पार करने में, ये रेलगाड़ी पुल की लंबाई, ये रेलगाड़ी, तो अगर वो यहाँ होगी, अगर वो ऐसे क्रॉस करेगी तो आएगी, मतलब क्या हुआ, इन दोनों का, रेल की लंबाई और पुल की लंबाई को पार करने दूरी होगी, दोनों का टोटल। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? हाँ भी रहिए, क्लास सुबह 6 बजे से ले रखिए, क्योंकि वो शाम को सीट का डिस्टर्ब। ओके, तो क्या करें, यानी अब मैं आपसे बात करूं तो ये रेलगाड़ी है ऐसे, और सपोज करते हैं उसने बोला ये 800 मीटर का पुल है और रेलगाड़ी की लंबाई मैं मानता हूं चलो वो x, तो इसके द्वारा चलेगी दूरी कितनी, कितनी देर में पार करेगी इसको, 800। सेट क्लियर? ये टोटल चली, अगर वो बोले टाइम दिया है कितने, 400 मीटर लंबी, एक 400, रेलगाड़ी तो सेम ही है ना, x किलोमीटर लंबी, अब वो 400 मीटर लंबी पुल को पार करती, तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया, क्लियर है, सिंपल कहानी है, नो प्रॉब्लम, यहां तक किसी को बता दे। अब क्या करें, अब सिंपल देखो, अगर उसने बोले स्पीड, स्पीड क्या होती है, टाइम, मैं स्पीड निकालूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आप कहेंगे ये वाली की देखें, डिस्टेंस कितना, 800 और टाइम लगा, दूसरे वाले में देखें तो डिस्टेंस और टाइम लगा था, दोनों बराबर, क्योंकि स्पीड दोनों बराबर होगी ना, ट्रेन की स्पीड तो बराबर ही होगी, बस दोनों को वैल्यूएट कर, 8×48 प्लस F6m इक्वल टू प्लस 10, उधर इसको उधर भेज दें, 10 में से m इक्वल टू m इज 800। राइट ऑप्शन क्या है, उस ट्रेन की लेंथ 200। समझ में आ गया होगा सबको? को शेयर जरूर कर दे, लाइक कर दे, अपने साथ बांट दे, जिससे ये सवाल आराम से करना। सुबह सुबह की क्लास है, आप लोग भी चाहे ठीक तरोताजा होने के लिए। एक और ये मेजरमेंट से सवाल था और इसमें बड़े परेशान हो जाते हैं, तो बोलते हैं 155 यानी 1559 डेसीग्राम। हालांकि इसका सिंपल एक तरीका है कि जब भी आप किसी चीज को बांटते हैं तो बीच में मेजरमेंट में दोनों तरफ क्या होते हैं, इधर उधर डेकामीटर, इधर उधर डेसीमीटर, ये सेंटीमीटर होता है, ये मिलीमीटर की बात करते हैं, हेक्टर, और ये होता है किलो, पूरी लंबाई की माप है तरह से आप इसको मान सकते, ठीक है ना। तो इसमें आप ऐसे मानते हैं तो आपको समझ में आ जाता है, और हर किसी के बीच में 10-10 का गैप, आपको आसानी से, आप अगर लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई 10 का रेशो, अगर आप छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे 1/10। अब इसी में बदल जाते हैं किलोग्राम, किलोग्राम, डेकाग्राम। अगर हम ग्राम की बात करें तो बीच में ग्राम हो जाएगा, इधर हो जाएगा डेकाग्राम, इधर हो जाएगा सेंटीग्राम, इधर हो जाएगा मिलीग्राम, इधर हो जाएगा डेकाग्राम, इधर हो जाएगा हेक्टोग्राम, इधर हो जाएगा किलो। तो ये एक चीज है, अगर जिसको ये याद नहीं होता हो, क्योंकि इनका क्रम से याद होना बहुत जरूरी है, अगर ये याद नहीं होता है तो मैं बता देता हूँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको समझ। आपको ट्रिक बता देता हूँ, आप याद रखेंगे तो सवाल आपका बन यह है, क्यों है दिल में, क्यों है दर्द चुभन, याद रहेगा, क्यों है दिल में दर्द चुभन मेरे। अगर आप ऐसे भी कर लेंगे, दर्द चुभन तो सभी के दिल में हृदय में पाई जाती है नाम प्रीति, तो आप ऐसे कर, क्या है दिल में दर्द चुभन, ये क्यों है दिल में मेरे, दिल में दर्द चुभन। तो के मीन्स किलोमीटर, एच मीन्स डी डेकामीटर, एम मीटर, डी मीन्स डेसीमीटर, टी मीन्स और एम, दैट क्लियर। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते। बोला अगर मैं बात करता हूँ 1559, ये है डेसीमीटर, अब समझिएगा डेसीग्राम। तो अगर मैं बात करूं, उसने बोला इसमें कितने ग्राम होने चाहिए, देखो डेसीग्राम यहाँ पर होगा 10 डेसीग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम, तो बदलने के लिए मैं 10 का डिवाइड कर दूं 155 ये सही होना चाहिए। तो गलत लिखा है पहला ऑप्शन, बोला 15, गलत हो गया। दूसरे की बात करते हैं, उसने बोला 155 डेकाग्राम, डेसीग्राम में डेकाग्राम, देखो 1 डेसीग्राम में 10 डेसीग्राम में 1 डेकाग्राम होता है, क्या हो जाएगा, मतलब उल्टा हो गया। 1559 में जब आप इसको डेसीग्राम में डेकाग्राम में बदलोगे तो 100 का आप देगा ना, क्योंकि डेकाग्राम और डेसीग्राम में 10-10 का 10-250 ये हो जाएगा 50, गलत लिखा। की बात करें 1000, अब देखो उसने बोला डेसीग्राम कितने किलोग्राम होते हैं, 140, तो 10 पर 40, 10,000 1 किलोग्राम में ग्राम होते हैं। अब इसको बदलें, आपने क्या डिवाइड कर दो, सवाल बन जाएगा, आप सीधा कर दे 5, 4 अंक बाद दशमलव लगा दो तो 0.1। तो यहां पर देखें तो यहां पर 4 जीरो लगे हुए, क्या ये ऑप्शन आप हमें बताएंगे, लगता है नहीं है ना, राइट ऑप्शन क्यों। हेक्टोग्राम की मैं बात करता हूँ, हेक्टोग्राम का होता है 1 डेसीग्राम में, तो 1559 ऑप्शन। आप लोग भी आंसर करते रहे, ये सवाल बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया इनको किस तरह से करना है, ठीक है। चलिए एक और सवाल लेते हैं आपके समक्ष। ये रहा क्वेश्चन, कुछ इस तरह से है, 10 नल एक टैंक 24 मिनट में भर, है ना, बड़ा सिंपल सा। 10 नल एक टैंक को 24 मिनट में भर सकते, टैंकों को 1 घंटे में भर, कितने नलों की, यानी 1 घंटे का 60 मिनट में कितने नलों की आवश्यकता, और इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं बोलूं MDH 10 × 24 बराबर कितने चाहिए, 60 मिनट में आपको है, आप x बराबर 10, चार, बड़ा बचकाना, ऐसे सवालों को तो आप बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। नमस्कार ज्योति, क्लियर है, आगे बढ़े एक और सवाल की बात करते हैं। चलिए, 3 कक्षाओं का अनुपात 2:3:5 है, यदि तीनों कक्षाओं में 4 छात्र बढ़ा दिए तो अनुपात जो है वो 4:5:5:7 हो, तीनों कक्षाओं में कुल छात्र कितने। सवाल बहुत अच्छा था, एग्जाम बेस्ड है, इस तरह का एवरेज का जा सकता है, तो घबराने की बात नहीं है। आप समझिए, अगर हम आपसे बात करें सिंपल कहानी, अगर आप इस बात में पहले से एक्स मान, एक्स बच, तो हम कह सकते हैं पहले अनुपात से कि भाई 2x/3 है, मैं पहले 2 का रेशो ले रहा हूँ, सीधा से लेना, इनमें अगर 4-4 बच्चे बढ़, अनुपात आपका 4/, आगे भी देख सकते हैं, जब दूसरे बच्चों में रेशो देखा, इस क्लास बी क्लास सी में 5/5 7 हो जाएगा, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम इससे करके देख ले रहे, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4 पंजे चौक 12x,
जाएगा, 2 इधर आया, 20 तो कितना हुआ, 2x इज 4, x इज x का वैल्यू 2 है। तो टोटल बच्चे कितने हैं, तो बच्चे तो ये रहने सारे हैं, आप कहेंगे 2x प्लस 3x 5x 5 3 8 और x का वैल्यू आपने निकाला कर दें 10 मल्टीप्लाई क्लास में टोटल भाई, बात समझ में आ गई? कोई मुझे आंसर नहीं कर रहा, क्या बात है, लाइक करते रहो, आंसर देते रहो, ये आप ही का सवाल है भाई, ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं और जवाब आपका 20 किस अभी तक। चलो क्वेश्चन 98, √7 माइनस √5 √5 माइनस √9 माइनस √11 माइनस। हालांकि इसमें सबसे बड़ी संख्या की बात करूं तो सबसे छोटा आपको ना आंसर देगा वही सबसे बड़ा होता है, ठीक है, जो सबसे छोटा आपको आंसर देगा वही सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछ गई है और हमें उम्मीद है कि आप उसका राइट ऑप्शन इसका फलांतर है वही देगा। समय दो का अंतर, लेकिन क्रमागत संख्या है, इसको देखो समझ तो कैसे कर, अगर मैं इसको p मानूं और इसको q मानूं, आप ऐसे करिए, इसको p और इसको q माने तो आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं 1/, तो क्या होगा 1/ माइनस का तो 1/q आगे भी मान सकते हैं, बस करके दिखा रहा हूँ, तो 1/√5 माइनस का √3। अब इसको बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से √7 क्या हो जाएगा √5 अपॉन √5 अपॉन, अब जब इसकी मैंने मल्टीप्लाई की तो ये तो हो गया a² माइनस b, क्या बन जाएगा ऊपर √7 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा √5 प्लस रूट अपॉन। अब देखो 1/p 1/q निकाल, अगर मैं आपसे बोलूं तो p जाएगा, यहाँ देखो सिंपल सी बात है, 1/, है वो बड़ा है 1/q, और उसको उल्टा कर दे तो q क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा p, यानी ये ऑप्शन राइट ऑप्शन। हालांकि आपको इतना करने की आवश्यकता, वॉइस बहुत स्लो आ रहा है प्रीति, आवाज में कमी है, एक मिनट रुको, आवाज तो साफ आ रहा है, मैं चेक कर लेता, अभी ठीक है, आवाज में कमी नहीं पता, आवाज एक मिनट रुकिएगा, वैसे आवाज में यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप कह रही हैं आवाज में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक बार रुकिएगा मैं फिर से करता हूँ सही। ओके अभी ठीक है, अभी अच्छा आ रहा है, चलिए मैंने अभी इसको सही करने का प्रयास किया है, अभी मेरे हिसाब से सही होगा आवाज। ओके आगे बढ़े, चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं, उम्मीद करूंगा कि आपका जवाब अच्छा मिलेगा। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चलिए ये रहा, 17 की पावर 200 को 8 से भाग देने पर आपको क्या आंसर मिले। बहुत ही आसान सवाल है, इजी सवाल है, कर सकते हैं आसानी से, और ये मैंने आपको बताया कैसे करते हैं इसको। तो आपने कहा 17 की पावर 200 में 18 का भाग करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कैसे करेंगे भाई समझिएगा। अगर मैं इसको करने की बात आपसे करता हूं तो क्या करना है, आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम भी मैंने पढ़ाया हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके पढ़ सकते हैं अगर आपको नहीं पता है प्लस माइनस रिमाइंडर का मतलब क्या है। तो अगर मैं 18 का भाग करता हूं 17 में, तो 18 का डिवाइड 17 में करने पर आपको -1 मिलेगा, सिंपल सी बात है, 18 में 17 में डिवाइड करोगे तो 18 का मठा एक ज्यादा हो गया ना, तो कम करने के लिए हमने माइनस कर दिया, तो 17 में 18 का भाग करने पर -1 रिमाइंडर मिला, उसकी पावर 200 है अपॉन 18। तो क्या करें, किसी भी माइनस नंबर की पावर जो है वो 200 200 है, इसका मतलब क्या है, इवन नंबर है, और वो क्या होती है, पॉजिटिव कर देता है ना, क्योंकि माइनस की पावर अगर इवन नंबर यानी सम संख्या है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और इवन माइनस की पावर ऑड नंबर है तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। तो ये बन गया 1/18, तो बस जो आपको आंसर मिला वही इसका आंसर है, तो एक इसका रिमाइंडर हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए। बहुत ही आसान तरीके से आप सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। तो आगे बढ़े, एक और सवाल की बात करते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके समक्ष, और चाहूंगा उसका भी जवाब मुझे आपकी तरफ से मिल जाए आसानी से, और गलती ना हो आपसे। एक और सवाल प्रीति, बहुत बढ़िया, एक सवाल, बच्चों के माध्य गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। अब देखो यहां पर पेडागोगी के सवाल भी आए, सवाल पेडागोगी के भी ठीक थे, ऐसे नहीं कि गलत थे, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, चाहूंगा इसका जवाब मुझे मिले। क्वेश्चन आपके समक्ष है,
बच्चों के मध्य गिनती के कौशल को विकसित करने टू डेवलप स्किल्स ऑफ काउंटिंग अमंग चिल्ड्रन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी लर्न एज प्री नंबर कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको बता दूं, एक एक समता, इसका मतलब क्या होता है, एक एक संगतता, यानी वन टू वन करस्पॉन्डेंस है, कम्युनिकेशन। यहां पर बच्चा एक एक चीज को गिनता है, जैसे उसके पास कुछ बॉल्स हैं, कुछ पेन है, टी शर्ट है, या उसको बोलते हैं एक एक संगतता, यानी वन टू वन कम्युनिकेशन उसको बोला जाता है। तो वो तो बच्चा एक एक गिनती को गिनता है, एक पेन, दो दवा, तीन कलम, ऐसे। क्रमबद्ध का मतलब होता है सीरियसन, यानी उनको क्रम से लगाना, बिल्कुल समझता है। समूह बनाना, वो ग्रुप बनाता है। लेकिन संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ रहा है, यादृच्छिक मींस रैंडमली। तो रैंडमली संख्याओं को पढ़ना वो प्रारंभिक पूर्व संख्या की अवधारणा में शामिल नहीं किया गया है। ओके, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन पर ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। गणितीय अवधारणाओं को समझने में ऐसे कैसे हो जाएगा, ये तो गणितीयकरण का रूल है। एनसीएफ कहता है कि बच्चों को अवधारणात्मक ज्ञान दो, गणित की भाषा का विकास कराओ, क्योंकि जब तक बच्चों को गणित की भाषा समझ में नहीं आएगी वो प्रश्न ही नहीं समझ पाएगा, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, इस ये एनसीएफ इसको मना करता है। बच्चे का बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो अपना सही जवाब दे देगा। और मैथमेटिक्स की प्रकृति क्या होती है, तार्किक होती है, इसलिए आपको प्रिसिसनेस जो है in answering mathematics problem is not the primary issue, not focused. ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 102, ज्यामिति निरूपण जो पूरे के और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता क्या कहलाता है। ये तो सब जानते होंगे, एक ज्यामिति निरूपण है, ज्योमेट्रिकल निरूपण है जो पूरे और उसके अंश के बीच में संबंध आपको दिखाता है, वो क्या कहलाता है। इसमें से आपका ऑप्शन आपके समक्ष, और मैं चाहूंगा आपका जवाब मुझे आसानी से मिल जाए। आयत चित्र, पाई चार्ट, दंड आरेख या आलेख चिन्ह, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ। तो ये शायद आपको पता लग जाए इसका आंसर क्या है, और जल्दी से देने की कोशिश करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि यस आपको पता है इसका आंसर। और ये मैंने बहुत बार आपको पढ़ा है भी कि इसका मीनिंग आपको क्या देना है और क्या आपको समझना है। तो तेजी से बिना किसी देरी के इसका आंसर आ जाना चाहिए आपकी तरफ से, जिससे कि हम लोग भी खुश हो जाएं और आप भी खुश हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन क्या है आपके समक्ष देखेंगे, और आपने दिया बिल्कुल, इसको बोलते हैं पूरे और अंश के निरूपण करने को हम कहते हैं। आप सब सोच रहे होंगे पाई चार्ट, इसीलिए मैं वेट कर रहा हूं, नहीं, उसको बोलते हैं बार ग्राफ, दंड आरेख उसको बोला जाता है, ठीक है ना, इट्स दंड आरेख। बहुत बढ़िया। सी, दंड आरेख क्या होता है, ऐसे आप इस तरह से दंड बनाते हैं, यानी उस पर आप बार क्रिएट कर देते हैं, तो पूरे और अंश के बीच में ये निरूपण करता है। और ऐसी क्वेश्चनर छड़ होती है जिनसे आप बच्चों को पूरे और अंश के रूप में भिन्नात्मक वैल्यू दिखाते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन दंड आरेख है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर लेता हूं, निम्नलिखित में से कौन सी गणित प्रक्रिया नहीं है। तो आप सब जानते हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ मानस दशा में विजुअलाइजेशन, वानहले साहब ने बताया है, रटना बिल्कुल मना किया गया है, असेसमेंट होता है, मेजरमेंट मापन होता है। तो ये गणित की प्रक्रिया में तीनों है, लेकिन रटना बिल्कुल साफ साफ मना है। एनसीएफ साफ साफ मना कर देता है कि रटना पाप है, और जो रट रट के पड़े उसके घर में सांप है, इसलिए रटने का नहीं, समझने का। एक और सवाल, The purpose of diagnostic test in mathematics is, भाई गणित में हम नैदानिक परीक्षण कराते हैं। वैसे नैदानिक परीक्षण का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हैं। नैदानिक परीक्षण का मतलब होता है कि बालक में होने वाली रिक्तियों और कमियों को जानना। तो इसमें ऑप्शन आपको देना, बच्चों की समझ में अंतर को जानना, माता पिता को प्रतिक्रिया देना, प्रगति रिपोर्ट भरना, या अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। क्वेश्चन आपके सामने है, और आप सभी मैंने बताया ना कि बच्चे में होने वाली समस्याओं को जानना, पहचानना, ढूंढना, पता लगाना, उनके बारे में जानना, उसके कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना, उस कमी का लेवल डिफाइन करना, ये सब इसमें आता है नैदानिक में। तो राइट ऑप्शन तो समझ में आ गया होगा कि बच्चों में जो समझ में अंतर, डिफरेंस आ रहा है, उसको जानने की कोशिश करना गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। परीक्षण से तो कोई मतलब ही नहीं है उसका, अंतिम अवधि के लिए उसको हालांकि ये आपको बता दे, माता पिता को प्रतिक्रिया देना यानी फीडबैक देना भी इसके अंतर्गत आता है, लेकिन उसका बेसिक उद्देश्य होता है बच्चे में होने वाली कमियों को जानना, ठीक है ना, इसलिए इसका इंपैक्ट कम हो जाता है। और फाइनल रिपोर्ट देना, प्रोग्रेस रिपोर्ट भरना, वो नैदानिक का काम नहीं है। राइट ऑप्शन ए नहीं होगा, हाँ बिल्कुल ए होगा, एकदम बढ़िया जवाब। सब लोग सन्नाटे में हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अर्ली नंबर कॉन्सेप्ट। और ये आप जानते हैं, क्लासिफिकेशन आता है, क्लास इंक्लूजन ये भी होता है, संरक्षण ये भी होता है, कंजर्वेशन, लेकिन मापन जो है
यानी मेजरमेंट जो है वो प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं माना जाता, क्योंकि मापन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लास थर्ड से शुरू होता है, जहां पर बच्चा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, कितने मिलीमीटर, कितने किलोमीटर जानता है। जबकि इससे पहले वो कक्षाओं संख्याओं को वर्गीकृत करना, सम विषम को ढूंढना, वर्ग समावेश 10-10 के ग्रुप बनाना, संख्या 1, 2 और 4 की गुणा 4 और 2 के बराबर, इनको जानना कंजर्वेशन में आता है, तो वो सब जान जाता है। राइट ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज इन मैथमेटिक्स? ट्रायल एंड ड्राइंग, मेमोराइजेशन, और मैंने कहा ना कि मेमोराइजेशन बिल्कुल मना है, कंठस्थ करना एनसीएफ के अकॉर्डिंग मना है, हल करना सही है लेकिन रट लेना मना है, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है कि बच्चा रीजनिंग करता है, बच्चा वेरिएबल्स का यूज करता है और लुक फॉर पैटर्न को वो देखता है, जबकि कंठस्थ करना फिर एनसीएफ के अकॉर्डिंग चला जाता है गलत में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही खूबसूरती से आप समझ रहे हैं। एक और सवाल, 18 का स्क्वायर और 19 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? तो ऐसे नेचुरल नंबर को निकालने के लिए अब काउंटिंग ना करें, काउंटिंग करने बैठ जाएं कि भाई 18 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे 324, और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। अब ये दो संख्याएं आपको मिल गई 324 और इन दोनों के बीच की संख्याएं कितनी है? तो अगर इसको आप काउंट करने बैठोगे 325, 26 तो बहुत टाइम लगेगा। तो जब भी आपको बीच की संख्याएं निकालनी हो किन्हीं भी संख्याओं के बीच कॉन्जुगेटिव की, तो होता है m-n-1, बस आप इसको कर दीजिएगा। यानी इस वाली संख्या में कितना है 361 माइनस का 324 माइनस का 1, तो 360 में से जब 26 जाएंगे तो 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे 36। तो राइट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इन दोनों के बीच में कुल मिलाकर के 36 संख्याओं को हमने संभाल के रखा हुआ। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई होगी। तो काउंटिंग की जरूरत नहीं है, सिंपल करो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। और ऐसे सवाल अगर आपको पेपर में आ गए तो आपका तो कल्याण भक्ति। एक और सवाल, एक त्रिभुज के एक ही क्रम में लिए गए सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है? यानी एक्सीड एंगल। और ये मैंने आपको बताया, चाहे त्रिभुज की बात करें, आप चतुर्भुज की बात करें, आप बहुभुज में पंचभुज, हेक्टागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, किसी की भी बात करें, सभी में बाहरी कोणों का, बाह्य कोणों का जो टोटल होता है वो एक ही होता है, इसको बोलते हैं 360। मेरे बहुत सारे साथी इसलिए कंफ्यूज है कि सर बाह्य कोण तो ये होना चाहिए, ये 360 कैसे हो जाएगा? लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी भी त्रिभुज में या किसी भी आकृति में बाह्य कोण ये नहीं होता, इसको वृत्त कोण बोलते हैं। बाह्य कोण का मतलब होता है कि जब आप कोई आकृति बनाते हैं तो अंतः कोण और बाह्य कोण का टोटल 180 डिग्री होता है, फिक्स है। तो कैसे करते हैं इसको समझिएगा, जैसे ये वाला लिखा है ना, तो इसका जो बाह्य कोण है वो इसके सीधा बढ़ा दो, ऐसे, ये है एक ही रेखा में ऐसे है, तो ये जो बाहर निकली लाइन इनको बाह्य कोण बोलते हैं। यानी ये कोण और ये कोण, इनका टोटल, ठीक है ना। तो ये पूरा नहीं होता, ये सिर्फ इतना होता है, क्योंकि सीधी रेखा जाएगी तो अंतः कोण और बाह्य कोण, आंतरिक और बाह्य, इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है, ये फिक्स है। इसलिए जब बाहर वाले कोण की बात की जाती है तो वो कितना बन जाता है 360। वो कोई भी आकृति हो, जैसे मैं इसको देखूं तो अगर ये अंदर वाला कोण मैंने कहा 60 डिग्री का है फॉर एग्जांपल, तो बाहर वाला कितने का हो जाएगा? आप कहेंगे 120 का हो जाएगा ना। ये 120 का हो गया, ये भी 120 का और ये भी 120 का, तीनों को जोड़े तो 360, है ना। तो जब भी याद रखिएगा, जब भी बात होगी बाह्य कोणों का टोटल 360 डिग्री। ओके, नो प्रॉब्लम, आपको समझ में आया क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। एक और सवाल की बात करते हैं और आपके समक्ष लेते हैं एक और सवाल। दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है, उनके भागफल 35/24 है। अब आपको बताना बड़ी भिन्न कौन सी है। इस सवाल को आप ऑप्शन से थोड़ा नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ है, तो मैं जल्दी से बता देता हूं। मैंने माना दो भिन्न कौन सी हैं, हमने माना एक भिन्न x/y है और दूसरी भिन्न a/b है। दोनों भिन्नों को आपको बता देते हैं। उसने बोला दोनों की मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या है कि x/y में जब आप a/b की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 14/15 आना चाहिए। आप यहां से निकाल सकते हैं x/y का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं 14/15 इंटू b/a। ठीक है, अब हमने बात की दूसरी, उसने बोला इनका भाग किया जाए, तो अगर मैं x/y में डिवाइड कर देता हूं a/b का तो वैल्यू हो जाती है 35/24। अगली बार में इसको कह सकते हैं x/y मल्टीप्लाई बाय b/a इज इक्वल टू 35/24। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो हमने सोचो इसको क्वेश्चन नंबर 1 माना, तो यहां से मैं वैल्यू पुट कर देता हूं x/y की इसमें, तो क्या हो जाएगा ये, इसमें हम x/y की जगह दें तो ये हो जाएगा 14/15 इंटू b/a
इंटू बी अपॉन ए पहले से ही था, ये हो जाएगा 35/24। आप कह सकते हैं बी अपॉन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 35/24 मल्टीप्लाई बाई 15/14। अगर हम इसको ओपन कर ले तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे 35, 7×5 = 35 होते हैं ना, तो 5×7 मल्टीप्लाई बाई 3×5, नीचे क्या हो जाएगा 24 के करें तो 6×4 = 24 होते हैं ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 इंटू 2×7। देखो 7 से 7 काट दिया मैंने, 3 से 3 काट दिया, तो क्या बचा 5×5 = 25/16। तो ये हुआ b अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूं तो b अपॉन ए इज इक्वल टू 25/16 का स्क्वायर रूट बराबर 5/4। ठीक है ना, यानी अगर मैं बोलूं a अपॉन बी तो ये मेरी जो भिन्न a अपॉन बी है वो कितनी हो गई, वो होगी 4/5। अब इसका वैल्यू मैंने पुट कर दिया इस वाली इक्वेशन में, इस वाली में, तो अगर मैं इसे पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा 14/15 मल्टीप्लाई बाई 5/, तो 5 दिए 15, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, 7/6 एक्स अपॉन वाई 7/। अब दोनों में बड़ी कौन सी है पता लग गया होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, नो प्रॉब्लम। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 7/6। ठीक है ना, करना थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, बस आपको आना चाहिए कैसे करना है, सवाल तो अपने आप बन जाएगा। क्वेश्चन एक और, ए टैंक ऑफ ऑयल is 4/5 full when 6 bottles of oil taken out and 4 bottles oil is poured into it. It is 3/4 full। यानी एक टिन है, मैंने माना उसमें पूरा 4/5 भरा है, हमने माना 4/5 भरा तो हम मानेंगे नहीं, उस टिन का एक्स टिन है वो, उसमें से 4/5 उसमें भरा हुआ है। उसने बोला उसमें 6 बोतल डाली गई, 4 बाहर निकाल ली गई, 6 निकाली, 6 बोतल निकाली ना उसने और 4 डाल दी गई, तो ऑन एवरेज में से 2 बोतल बाहर निकली, तो उस टिन में 3/4 हो गया पेट्रोल जो तेल था। तो इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए ना, क्योंकि आपने जो पहले मापा 2 बोतल निकाल के मापा तो वो डिफरेंस आया, तो टोटल टिन की कैपेसिटी निकल आएगी। तो आप देखें तो ये 3/4 और 4/5 है, तो मैंने कहा इसमें मैंने 5 चौक 20 इसका एलसीएम लिया, तो 5 चौके 20 4 चौक 16x माइनस 4 पंजे 20 और 5 दिया 15x इज इक्वल टू 2, तो x बराबर 2 × 20 बराबर 40। राइट ऑप्शन क्या ऑप्शन नंबर डी, तो इसका आंसर 40 होना चाहिए था। ठीक है, बात समझ में आ रही सब लोगों को, तो भी जल्दी से लाइक करते रहो, आगे बढ़ाते रहो सेशन को, जिससे सभी लोगों का फायदा हो। एक और सवाल, यदि a तथा b दो अलग अलग प्राकृत संख्याएं हैं तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब देखो ये स्टेटमेंट वाले सवाल आपको थोड़े से परेशान कर देते हैं, तो क्या करना है, दो प्राकृत संख्याएं हैं, तो मैं आपको सीधा एग्जांपल लेके समझाता हूं, क्योंकि मैं प्रूफ तो करूंगा नहीं, आप लोगों को प्रूफ करके दिखाऊं कि भाई नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रूफ ऐसे होता है, सिंपल समझना जिससे आपको पेपर में कॉन्सेप्ट मिल जाए कैसे करना अगर ऐसा सवाल आता है। तो ए अपॉन बी की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने माना ऐसी संख्या जिनको ओपन करके मेरा पूरा स्क्वायर रूट बन जाए, तो मैंने माना a इज इक्वल टू मैं 16 और b इज इक्वल टू 9 पुट कर, ठीक है ना, पहले इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा 16 + 9 का वर्गमूल बराबर √16 + √9, तो 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, 4 + 3, तो क्या ये बड़ा है इससे 5, 7 से, गलत है ना, स्टेटमेंट गलत हो गया, बराबर है क्या दोनों, ये भी गलत हो गया, तो क्या है a + b कितना है छोटा है 5 है ना, जो छोटा है किससे 7 से, तो कौन सी प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर चलिए ये रहा क्वेश्चन है, किसी माह में 3 रविवारों की संख्या जो है दिनांक की वो सम है। तो देखो अगर मैं किसी भी हफ्ते में 3 दिनांक की बात करता हूं तो सिर्फ एक कंडीशन बनती है। अब देखो मैं आपको समझाता हूं, उसने बोला है किसी माह में रविवारों की 3 रविवार उसमें सम है, तो मैंने माना पहला रविवार सम है, और रविवार सम संख्या पे आएगा तो मिनिमम 2 तारीख हो सकती है ना भाई, रविवार अगर सम डेट को आता है एक तो क्या है ऑड हो जाएगी, तो दूसरी सबसे आने वाली संख्या मंथ में वो 2 है, तो 2 तारीख का अगर संडे है तो +7 करेंगे तो 9 तारीख का भी संडे होगा, 7 प्लस करेंगे 16 तारीख का भी संडे होगा, 16 में 7 जोड़ेंगे तो 23 तारीख का भी संडे होगा, और इसमें 7 जोड़ेंगे तो 30 तारीख का भी संडे होगा, इस महीने में टोटल ये संडे हो गए। उसने बोला 3 तारीख पर सम संख्या है, तो एक सम ये रहा, एक सम ये रहा, एक सम ये रहा। इज इट क्लियर? अगर आप 3 लेंगे तो पहली बार संडे 3 नहीं बनेंगे, फिर 2 संडे बनेंगे, है ना। आप चाहे लेके दे सकते हैं, अगर मैं 3 तारीख लेके शुरू करता हूँ या मैं 1 तारीख भी लेके शुरू करता हूँ, 1 को होगा
8 को होगा, फिर 8 7 15 को होगा, 15 7 22 और फिर 29, तो 2 ही संडे आएंगे ना, इसलिए हमने पहला ही मन रख लिया। अब उसने क्या बोला, उस माह की 15 तारीख को क्या है, जब 16 का संडे है तो 15 का क्या हो जाएगा, सैटरडे। क्लियर है? राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ श्रावणी, इतनी मॉर्निंग में क्लास ले रहे हैं क्योंकि वो टाइम नहीं है, अब नहीं लेंगे, लेकिन अब तो ले लिया, आज से सुबह की क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि जिनके लिए मैं क्लास ले रहा हूँ उनको शायद जरूरत नहीं है इस क्लास की, तो ये ला अब नहीं, मॉर्निंग में क्लास नहीं रखेंगे अब। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, एक और सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड के लाभांश का अनुपात 2:3:7 है। यदि औसत भार 6,000 रुपए है तो वाई का लाभांश क्या होगा? अब समझिएगा सवाल को, सिंपल सी कहानी है। यहां पर हम एक गड़बड़ कर देते हैं सवाल में, वो गड़बड़ क्या है उसको समझिएगा। वो गड़बड़ ये है कि हम सीधा सवाल कर देते हैं कि भाई टोटल कितना है, ये एक्स का रेशो, ये वाई का, और ये जेड के लाभांश दिए, तो इन सबको अगर मैं ऐड करूं 2 + 3 + 7 बराबर 10 अनुपात है, तो मैं 10 अनुपात को 6,000 के बराबर रख देता हूं, तो एक अनुपात का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6,000 बटा, तो क्या करेंगे 600 रुपए। अब आपने क्या काम किया, अब आपने देखा 7 3 10 12, माफ करिएगा 12, तो 12 का डिवाइड कर दे तो 500, तो ये 500 आ गया एक अनुपात का वैल्यू। जब एक अनुपात का वैल्यू 500 है तो y का हिस्सा 3 था, तो 3 गुणा 500 आप करेंगे 1500, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 1500 आंसर आप दे देंगे, लेकिन वो गलत है। सवाल को ढंग से पढ़ो, उसने क्या बोला है, औसत लाभ दिया है, यानी उसने क्या बोला है, एवरेज गेन दिया है। तो औसत लाभ का मतलब क्या है, कुल लाभ 3 लोगों का, जब औसत लाभ 6,000 तो उनका कुल लाभ कितना होगा, 18,000 रुपए। तो आपका क्वेश्चन जो है 18,000 रुपए से करना होगा, ना कि 6,000 से। तो अब क्या हो जाएगा, 12 अनुपात किसके बराबर है, 18,000 रुपए के, तो एक अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 18,000/12, तो 12 एकम 12 बचे 6, 12 पंजे 60, तो 1500 रुपए एक अनुपात के बराबर हो जाएगा। और वाई का जो हिस्सा है वो कितना है, वो है 3, तो 3 गुणा 1500 कर दें तो वाई को कितने मिलेंगे, 4500। इस सवाल में बस ये गड़बड़ थी, बाकी सवाल बड़ा आसान था, आसानी से कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, उस कोण की माप क्या होगी जिसका संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है। और आप जानते हैं कि संपूरक कोण की बात करें तो ए और बी का टोटल 180 होना चाहिए, कोटि पूरक की बात करें तो दोनों का टोटल 190 होना चाहिए। अब कोई एक सिंगल कोण है, तो अगर मैं यहां से एक कोण ए की वैल्यू निकालता तो 180 - बी हो जाएगा ना उसका संपूरक कोण। तो उसने बोला संपूरक कोण, तो किसी वो कोण माना मैंने एक्स है, तो उसका संपूरक कोण क्या होगा, 180 - का एक्स। भाई दोनों का टोटल 180 है, तो अगर एक कोण को निकाल दो तो दूसरा कोण मिल जाएगा। तो मैंने माना वो कोण x था, तो 180 में से x घटाऊं तो संपूरक है, उसी का कोटि पूरक क्या हो जाएगा, 90 में से मैं x कम कर दो, कोटि पूरक है। उसने बोला 3 गुना है, तो ये 3 गुना है, बस इसको बराबर पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, 180 - x बराबर 270 माइनस का 3 है। इसको इधर ले, इसको उधर भेज दिया, तो 2x बराबर 90, x बराबर 90/2 बराबर 45। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज 45। इज दैट क्लियर? नो प्रॉब्लम, आगे बढ़े, एक और सवाल की बात करते हैं। चलिए, दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर है, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। दो वर्गों का परिमाप दिया है, और परिमाप क्या, एक वर्ग ये है फॉर एग्जाम्पल, और एक वर्ग ये है। मैंने माना इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा बड़ा ए, तो आप जानते परिमाप क्या होता है, 4a होता है। तो इसका मतलब क्या, 4a = 24, इसका मतलब क्या है, 4a = 32। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। तो आपको पता लगा ये 6 और 8 है। क्लियर है? अब उसने बोला सवाल में आगे कि भाई इन वर्गों के क्षेत्रफल का, अब इसका क्षेत्रफल कितना बनेगा, आप कहेंगे a², ये हो जाएगा 36, इसका कितना होगा, a² बराबर 64, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 36 + 64 बराबर 100। तो ये 100 मिल गया आपको। तो 100 जो है इनके क्षेत्रफल का योग है। उसने कहा कि एक ऐसा वर्ग होना चाहिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के टोटल के बराबर हो। तो यानी ये नया जो आप वर्ग बना रहे हैं, इसका एरिया जो है वो कितना है, वो 100 है, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 100 का वर्गमूल, तो इसकी भुजा 10 है। तो इसका परिमाप आपको बताना है, परिमाप क्या हो जाएगा, 4 है ना, तो 4 × 10 बराबर 40। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए।
क्लियरिटी आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है सवाल में, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 116, 1 मिलीमीटर भुजा वाले पी वर्गों को मिलाकर के 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग बनाया जाता, तो पी का मान क्या, यानी ये 1 सेंटीमीटर ऐसे है, इसमें आपको 1 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर वाले ये ऐसे, 1 मिलीमीटर वाले ऐसे कितने वर्ग लगाए जाएंगे जिससे कि ये बन जाएगा। आप जानते हैं इस छोटे वाले वर्ग का है 1 मिलीमीटर, यानी इसकी माप कितनी, 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 होगी ना, जब भी तो उसका वर्ग बनेगा तभी तो वो उसका एरिया निकलेगा। तो एम 1 इंटू 1 मिलीमीटर। अब उसने बोला इसको मिलाकर के 1 सेंटीमीटर का बनाया जाता है, तो सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, 1 mm इजिकल टू 10 सेंटीमीटर। तो यानी आपको 10 ऐसे लगाने पड़ेंगे, 10 ऐसे लगाने पड़ेंगे, तो टोटल कितने आपको बॉक्स चाहिए पी वाले, 100 बॉक्सेस चाहिए। राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज 100। क्लियर, नो प्रॉब्लम। एक और सवाल समझ में आ गया होगा। दिए गए चित्र में ठोस का नाम क्या है। अब देखो इस ठोस को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये तुम्हें तो आयत है, और आप इसका आंसर लगा देंगे आयताकार प्रिज्म। लेकिन आपको बता दें आयताकार प्रिज्म नहीं है ये, क्योंकि आयताकार प्रिज्म इसलिए नहीं है क्योंकि ये इसका बेस है, यानी ये इसका बेस दिया हुआ है, ठीक है ना। प्रिज्म का मतलब ये इसका बेस दिया हुआ है, और इसके साथ साथ ही भुजाएं, त्रिभुजाकार भुजाएं दी हैं, तो ये ट्राइंगल शेप है। तो इसका मतलब क्या है, त्रिभुजाकार प्रिज्म की ये शेप है, यानी ट्राइंगुलर प्रिज्म इसको दिखाया गया है। इज दैट क्लियर, जिसका बेस आयताकार है, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे ट्राइंगुलर प्रिज्म। 3 भुज, 1 2 और 3, ठीक है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत m है, यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत m से कितना अधिक हो जाएगा। अब इसको समझेंगे। भाई 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आप सभी जानते हैं, अगर मैं बेसिक से बताऊं तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x+1, तीसरी संख्या x+2, इसके बाद x+3, इसके बाद x+4। उसने बोला औसत की बात करते तो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, इनको जोड़ दें तो आपको औसत मिल जाएगा। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, औसत मिल जाएगा, वो m के बराबर है, ठीक है ना। तो मतलब करें 1 2 3 4 5, 5m प्लस 4 3 7 2 9 और 1 10 अपॉन 5 बराबर, आप कह सकते हैं 5 से काटें तो x+2 इज इक्वल टू m। तो आप m का वैल्यू निकालेंगे तो कितना मिलेगा, x प्लस, तो m इज इक्वल टू x+2 आ गया। यहां पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आसानी सवाल समझ में आ जाएगा आपको। तो यहां पर आपने कोई दिक्कत नहीं की, आगे बढ़े तो यहां तक की तो शायद क्वेरी आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करें, तो x का वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे x इज इक्वल टू m-2, आप ऐसे कर दो, तो x का वैल्यू m-2, तो मैं यहां से पुट करना शुरू करूं इसमें। अगर उसने बोला 3 संख्या, अब तो 5 थी ना, जिसमें 3 और जोड़ेंगे तो 8 संख्या हो जाएंगी, तो संख्या क्या बनेंगे, लिख देता हूं। मैंने पुट करने शुरू करी, x का वैल्यू कितनी है, m-2 प्लस, अगली बार m-1 जब एक जुड़ेगा, उसके अगली बार m रह जाएगा, उसके अगली बार m-1, m-2, m-3, m-4, 1 2 3 4 5 6 7 और m- अपॉन 8 क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि इन सबको जोड़ने पर 8 से डिवाइड करने पर आपको जो मिलेगा वही आपका औसत होगा। तो देखो इसको जब ओपन करेंगे तो -2 -1 -1 -2 तो खत्म हो गया आपस में, जब जुड़ेंगे ये ओपन होकर ब्रैकेट सब जुड़ेंगे ये, तो ये खत्म हो जाएंगे ना, तो क्या बचेगा, 8m बचा यहाँ पर। देखो 8m बचा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये कितना बचा, तो देखो इन दो से ये दो कट गए, तो क्या बचा, 5 और 4 9 और 3 12। क्लियर है, तो -12/8। यहां तक कोई जिसको भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बता दें, दैट इज 8। एनी प्रॉब्लम, यहां तक कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, ओके। ये प्लस में +3 प्लस प्लस, ये माइनस में था ना, आगे प्लस, ओके। तो ये प्लस का 12 हो गया। अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो क्या हो जाएगा, 8m/8 प्लस 12/8, डिवाइड कर दें, 8 से 8 कट जाएगा, तो क्या बचा, m प्लस 3/2, 4 से बाई, तो यानी उस m में 3/2 जुड़ जाएगा। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
आगे बढ़े, एक और सवाल, इस सवाल का 119, यदि मूलधन 5 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात इतना, कितना सिंपल सवाल था, यानी उसका जो मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट ये है, उसका सिंपल इंटरेस्ट ये है। तो आप सभी जानते हैं एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है ना। तो एस आई कितना दिया उसने, 10, सॉरी 3, एस आई कितना दिया 3, प्रिंसिपल अमाउंट 10, अनुपात, अनुपात में निकाल रहा हूं मैं आंसर सीधा। तो आर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता नहीं, समय है 5 वर्ष अपॉन 100, तो देखो 0 से 0 कट दी, 5 दूनी 10, तो आर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर 6%, इसका आंसर। तो चुटकियों का सवाल था और इसको घबरा घबरा के बहुत बच्चों ने गलत कर दिया था, ठीक है ना। तो गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है ना। आगे बढ़े, और भी अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि लाइक के बिना बात नहीं बनती है, लाइक करते चलो जिससे कि हमें भी पता लग जाए और आपका सवाल आसानी से बन जाए। क्वेश्चन 120 है, यानी 30वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी चाल को कम करके 2/3 कर देता है और एक निश्चित यात्रा करने में 1 घंटा अधिक लेता है। यानी अगर वो माने कि ए से बी तक वो जा रहा है, और यहां पर इसकी बात करूं तो सपोज करते हैं वो x किलोमीटर की डिस्टेंस करता है तय, और स्पीड उसकी है, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस है d, स्पीड उसकी मानी मैंने x, ठीक है ना। तो उसको टाइम कितना लगेगा, आप कहेंगे टाइम लगेगा उसको डिस्टेंस अपॉन स्पीड d अपॉन x। उसने कहा उसने अपनी चाल को 2/3 कम कर दिया, चाल को कम करके 2/3 कर देता है। अब उसकी चाल कितनी हो गई, अब होगी x का 2/3। तो अब क्या होगा, तो डिस्टेंस तो सेम है, तो टाइम दूसरा कितना लगेगा, आप कहेंगे 2/3 डी अपटे 2x/3, ये हो जाएगा 3d अपॉन 2x, ठीक है ना। तो राइट, अब आपको केवल दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, उसने बोला दोनों का अंतर 1 घंटा होना चाहिए, दोनों को घटा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। और इस सवाल का आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे, तो देखूंगा मैं कितने साथियों के इसमें जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में आते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और डेली जुड़ते रहें हमसे नए सेशन के साथ। हम आपके साथ बैठे हैं, आपकी सेवा में तत्पर। कोई प्रॉब्लम हो तो अपने क्वेश्चंस को बता दीजिएगा। डेली रात को यहाँ सुबह 10 बजे CDP का क्लास हम लेते हैं, शाम को 5 बजे हिंदी का क्लास होता है, शाम को 5 साढ़े 7 बजे मैथमेटिक्स का, और शाम को 9 बजे फिर CDP का क्लास आपको दिया जाता है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। तो दीजिएगा इजाजत, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे लेता हूं नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।